जब आप शासन प्रणाली, राजनीति या संवैधानिक ढांचे की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही कहा। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो अक्सर बहुत धुंधला होता है। भारतीय राज व्यवस्था के सबसे शीर्ष पद पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने सवाल बहुत सीधा है, लेकिन उसका जवाब उतना ही जटिल है। हाँ, बहुत जटिल। सवाल यह है कि क्या भारत का राष्ट्रपति वास्तव में केवल एक नाम मात्र का प्रमुख है, मतलब एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिसे बस एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या फिर संविधान ने उन्हें एक सक्रिय, शक्तिशाली और संविधान के संरक्षक की भूमिका दी है। हम आज अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक के प्रावधानों और राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के आधार पर इसी विषय पर बहस करेंगे। बिल्कुल। और इस बहस में मेरा पक्ष एकदम स्पष्ट है। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति मुख्य रूप से एक संवैधानिक रबर स्टैंप और गरिमा का प्रतीक मात्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि कागजों पर भले ही कितनी भी ताकत दिखे, लेकिन वास्तविक शक्ति पूरी तरह से प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल में ही निहित है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। मेरी स्थिति ये है कि राष्ट्रपति के पद को केवल एक प्रतीकात्मक रबर स्टैंप मान लेना हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। अपनी वीटो शक्तियों और संकटकालीन अधिकारों के कारण राष्ट्रपति वास्तव में कार्यपालिका पर एक बहुत ही मजबूत और आवश्यक नियंत्रण रखता है। तो चलिए इसके बुनियादी ढांचे से शुरू करते हैं। मैं श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट कर दूं। यदि हम संविधान के अनुच्छेद 52 और 53 को देखें तो वहां लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होगी। वो देश का पहला नागरिक है। राइट। सुनने में ये किसी राजा की तरह लगता है ना? लेकिन फिर हम उस प्रणाली को देखते हैं जो उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचाती है, यानी चुनाव प्रक्रिया। जनता सीधे वोट नहीं डालती। हाँ, एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। बिल्कुल। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचन मंडल बनाते हैं। अब अगर राष्ट्रपति पूरे देश का नेता है तो हम और आप लाइन में लगकर उनके लिए वोट क्यों नहीं डालते? ये एक अच्छा सवाल है। मेरी नजर में ये अप्रत्यक्ष चुनाव जानबूझकर इसलिए रखा गया है ताकि राष्ट्रपति के पास कभी भी सीधा जनादेश न हो। वो प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर ये ना कह सके कि देखिए, मुझे भी करोड़ों लोगों ने सीधे चुना है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये पद विशुद्ध रूप से नाम मात्र का है। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। आप जिस अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को कमजोरी बता रहे हैं ना, वही दरअसल इस पद की सबसे बड़ी ताकत है। मैं मानती हूँ कि जनता सीधे बटन नहीं दबाती, लेकिन जरा चुनाव की पद्धति और उसके पीछे के गणित पर गौर कीजिए। गणित पर? हाँ, ये सिर्फ एक साधारण चुनाव नहीं है। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का एक बहुत ही जटिल ताना-बाना है। रुकिए, ये थोड़े भारी तकनीकी शब्द हो गए। इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व का गणित राष्ट्रपति को ताकत कैसे देता है? मतलब दिन के अंत में तो विधायक और सांसद ही वोट दे रहे हैं ना? दे रहे हैं, लेकिन सारे वोटों की कीमत एक जैसी नहीं होती। यही असली खेल है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एक राज्य के विधायक के वोट की कीमत उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। फिर सभी राज्यों के विधायकों के कुल मूल्य संसद के सभी सदस्यों के कुल वोटों के मूल्य के एकदम बराबर रखा जाता है। इसका मतलब समझते हैं आप? मतलब केंद्र और राज्य बराबर है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जो एक सांसद के रूप में केवल एक संसदीय क्षेत्र जैसे वाराणसी या वायनाड का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी तुलना में राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का एकमात्र सच्चा प्रतिनिधि बन जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में पूरा भारत, राज्यों का पलड़ा और केंद्र का पलड़ा एकदम संतुलन में होता है। ये एक दिलचस्प व्याख्या है। वो सिर्फ केंद्र सरकार का आदमी नहीं है। ये चुनाव उन्हें प्रधानमंत्री से कमजोर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संघी आधार देता है। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि आधार चाहे कितना भी व्यापक हो, उनकी कुर्सी की असली ताकत इस बात से तय होती है कि वो कर क्या सकते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 74 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति को अपने काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करने होंगे। 42वें और 44वें संशोधन के बाद तो ये सलाह बाध्यकारी हो गई है। हाँ, बाइंडिंग है। पर मतलब अगर कैबिनेट कहती है कि इस व्यक्ति को जज बनाओ या इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाओ,
तो राष्ट्रपति को वो फाइल साइन करनी ही पड़ती है। ऐसे में वो व्यापक जनादेश किस काम का, जब आपके हाथ बंधे हुए हैं? देखिए, हाथ पूरी तरह से बंधे नहीं हैं। अगर वो पद इतना ही कमजोर और शक्तिहीन होता तो जरा अनुच्छेद 61 को देखिए। महाभियोग वाली प्रक्रिया। हाँ, इम्पीचमेंट। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया बनाई है, वो भारतीय संविधान की सबसे कठिन प्रक्रियाओं में से एक है। हाँ, वो काफी जटिल तो है। सदन के 1/4 सदस्यों को आरोप लगाना पड़ता है, फिर 14 दिन का नोटिस, और फिर दोनों सदनों से 2/3 विशेष बहुमत चाहिए, और वो भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का नहीं, बल्कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3। राइट। ये लगभग असंभव है। अभेद्य सुरक्षा क्यों दी गई? प्रधानमंत्री को तो लोकसभा में एक साधारण अविश्वास प्रस्ताव लाकर एक दिन में हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं। ये सुरक्षा उन्हें इसलिए दी गई ताकि जब समय आए तो वो बिना किसी डर के स्वतंत्र निर्णय ले सकें। कोई भी नाममात्र का प्रमुख इतनी भारी सुरक्षा छतरी के साथ नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति की कोई गरिमा नहीं है। बेशक उनकी सुरक्षा अभेद्य है, लेकिन अगर आप उस सुरक्षा के भीतर बैठकर सिर्फ वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री आपको करने के लिए कह रहे हैं। पर वो सिर्फ वही नहीं करते हैं। मेरी बात सुनिए, अगर हम इस चुनाव प्रणाली से आगे बढ़कर उस काम पर आएं जो असल में देश को चलाता है, यानी कानून बनाना, विधायी शक्तियों के मामले में ये रबर स्टैंप वाली छवि एकदम पक्की हो जाती है। कैसे? देखिए, जब संसद कोई कानून बनाती है तो वो राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। क्या राष्ट्रपति वास्तव में उस विधेयक को रोक सकता है? अगर वो उसे वापस भेज भी दे और संसद उसे बिना किसी बदलाव के दोबारा पारित कर दे, तो संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। ये तो सीधा सीधा एक औपचारिकता हुई ना। क्षमा करें, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। आप केवल उस एक स्थिति की बात कर रहे हैं जहां राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। सस्पेंसिव वीटो। हाँ, निलंबन वीटो। लेकिन अगर हम भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के पूरे स्पेक्ट्रम को देखें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। उनके पास पूर्ण वीटो है, निलंबन वीटो है, और सबसे खतरनाक जेब वीटो या पॉकेट वीटो है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु है जो अक्सर गलत समझा जाता है। मेरा मानना है कि पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो तो ज्यादातर गैर सरकारी सदस्यों के बिल पर लागू होता है ना। हाँ, प्राइवेट मेंबर्स बिल पर। या फिर तब जब पुरानी कैबिनेट इस्तीफा दे दे और नई कैबिनेट कहे कि पुराने बिल को रोक दीजिए, तो इसमें राष्ट्रपति का अपना विवेक कहाँ है? वो तो फिर कैबिनेट की सुन रहे हैं। पूर्ण वीटो में शायद उतना विवेक न हो, लेकिन पॉकेट वीटो को देखिए। यह राष्ट्रपति के तर्कश का सबसे धारदार तीर है। संविधान ये निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देगा या वापस करेगा, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। बिल्कुल। वह यह कहीं नहीं लिखता कि राष्ट्रपति को कितने समय के भीतर अपना फैसला लेना है। इसका मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून पारित कर दे जो राष्ट्रपति को लगता है कि संविधान के खिलाफ है, तो वो बस उस फाइल को अपने पास रख सकता है अनिश्चित काल के लिए। वह न तो हाँ कहता है न ना कहता है, वह उसे अपनी जेब में रख लेता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली वास्तविक नियंत्रण है। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस संशोधन बिल के साथ ठीक यही किया था। क्या एक रबर स्टैंप ऐसा कर लेकिन क्या ये सिर्फ एक संवैधानिक खामी का फायदा उठाना नहीं है? मतलब संविधान निर्माताओं ने समय सीमा नहीं लिखी, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति की गरिमा पर भरोसा था कि वो बेवजह फाइलों को नहीं रोकेंगे। खामी? संवैधानिक प्रावधान खामियां नहीं होते। मेरा मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें एक समानांतर विधायिका बनने का अधिकार तो नहीं दिया था। और फिर निलंबन वीटो की बात करें, आप कह सकती हैं कि ये एक शक्ति है, लेकिन राजनीति में अगर बहुमत वाली सरकार है तो वो उसी बिल को अगले ही दिन दोबारा पास कर देगी। राष्ट्रपति सिर्फ कुछ दिनों की देरी कर सकते हैं। राजनीति में देरी और संदेश दोनों बहुत बड़ी ताकतें हैं। जब देश का सर्वोच्च नागरिक किसी बिल को वापस भेजता है तो वो चुपचाप नहीं होता। वो पूरे देश को एक संदेश देता है कि इस कानून में कुछ गंभीर खामी है। वो मीडिया और विपक्ष का ध्यान खींचता है। ये सरकार पर बहुत बड़ा दबाव बनाता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि संदेश जाता है, लेकिन अगर ये वीटो उनकी ढाल है तो चलिए एक ऐसे परिदृश्य की बात करते हैं जब पूरी व्यवस्था ही चरमरा रही हो। आपातकालीन शक्तियां। हाँ, ये सबसे अहम हिस्सा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352
356 और 360 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। यहां भी मेरी नजर में स्थिति वही है। कैसे? ये सारी घोषणाएं राष्ट्रपति के नाम पर जरूर होती हैं, राजपत्र पर मुहर उन्हीं की लगती है, लेकिन क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से एक सुबह उठकर कह सकता है कि मुझे लगता है कि देश में संकट है, आज से आपातकाल लागू? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 352 में तो स्पष्ट लिखा है कि जब तक कैबिनेट लिखित रूप में सिफारिश नहीं करेगी, राष्ट्रपति आपातकाल घोषित नहीं कर सकते। तो फिर ये उनकी शक्ति कैसे हुई? ये तो कैबिनेट की ही शक्ति हुई ना? ये एक बहुत ही चतुर तर्क है आपका, और सामान्य दिनों में ये सच भी लगता है। लेकिन मुझे आपको एक रूपक देने दीजिए। सोचिए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट उस बिल्डिंग की मुख्य बिजली आपूर्ति हैं, मतलब मेन पावर ग्रिड। ठीक है। जब तक बिजली आ रही है, बिल्डिंग चल रही है। राष्ट्रपति उस बिल्डिंग के बेसमेंट में रखा एक विशालकाय इमरजेंसी जनरेटर है। लेकिन एक मिनट, जनरेटर तो तभी चलता है जब मुख्य लाइन कट जाती है। क्या आप ये कह रही हैं कि जब तक सरकार सुरक्षित है, राष्ट्रपति बस मौन रहता है? बिल्कुल, और वही उसका काम है। जब तक सब कुछ संविधान के अनुसार चल रहा है, राष्ट्रपति को दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ग्रिड फेल हो जाता है, मान लीजिए किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी टूट गई और अनुच्छेद 356 लागू करना पड़ता है, तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति शासन लगता है। हाँ, और तब राज्य की सत्ता का सीधा नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। वो राज्य के राज्यपाल के माध्यम से सीधे शासन करता है। लेकिन वहां भी तो केंद्र सरकार ही उन्हें सलाह दे रही होती है। राज्यपाल तो केंद्र का ही प्रतिनिधि होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं कैबिनेट की सलाह पर। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पद पर रहता है। और चलिए, केंद्र सरकार की सलाह की बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। क्या होगा जब केंद्र में ही ग्रिड फेल हो जाए? आपका मतलब है त्रिशंकु संसद? हाँ, हंग पार्लियामेंट। मान लीजिए चुनाव के बाद किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है जो उन्हें सलाह दे सके। उस समय राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? कोई नहीं। बिल्कुल। तब वो पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत विवेक का इस्तेमाल करते हैं कि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करना है। ये एक ऐसा निर्णय है जो देश के पूरे भविष्य की दिशा बदल सकता है। क्या एक नाम मात्र का प्रमुख ऐसा फैसला ले सकता है? मैं स्वीकार करता हूं, त्रिशंकु संसद निश्चित रूप से एक ऐसा अपवाद है जहां राष्ट्रपति का व्यक्तिगत विवेक, डिस्क्रिशनरी पावर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका जनरेटर वाला रूपक यहां सटीक बैठता है। धन्यवाद। लेकिन मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि आप एक पद की पूरी प्रकृति को उसके 1% सबसे चरम परिदृश्यों के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति अपने कार्यकाल के 99% समय कैबिनेट की सलाह पर काम कर रहा है, तो पद की मूल प्रकृति नाममात्र की ही मानी जाएगी। मैं इस 99% बनाम 1% के आंकड़े को एक अलग तरह से देखती हूँ। एक फायर एक्सटिंग्विशर दीवार पर 99% समय चुपचाप टंगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक सजावटी वस्तु है। उसकी प्रासंगिकता ही उस 1% समय के लिए है जब आग लगती है। ये एक अच्छी तुलना है। लेकिन चलिए क्षमादान और न्यायिक शक्तियों पर भी नजर डालते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा या दंड में कमी की शक्तियां देता है। मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति केवल उनके पास है। जी। सुनने में ये बहुत बड़ी शक्ति लगती है, लेकिन यथार्थ क्या है? दया याचिकाएं सीधे राष्ट्रपति भवन नहीं जाती, वे गृह मंत्रालय से होकर गुजरती हैं और मंत्रालय की सिफारिश ही अंततः निर्णय बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राष्ट्रपति इस मामले में कैबिनेट की सलाह से बंधे हैं। तो फिर ये न्यायिक शक्ति होने का ढोंग क्यों? ढोंग इसलिए नहीं क्योंकि देखिए, न्यायपालिका भी इंसानों से बनी है और इंसानों से गलतियां हो सकती हैं। आप इसे सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर देख रहे हैं, मैं इसे मानवीय हस्तक्षेप के अंतिम विकल्प के तौर पर देखती हूँ। गृह मंत्रालय सलाह देता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को वापस भेज सकते हैं, वे सवाल पूछ सकते हैं। आपकी इन सब बातों को सुनकर मुझे स्रोत सामग्री की एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ रही है। अगर हम राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के मापदंडों को देखें, संविधान कहता है कि उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष हो। हाँ, 35 वर्ष। संविधान निर्माताओं ने उम्र कम से कम 35 साल क्यों रखी? वे किसी युवा अति सक्रिय राजनेता को इस कुर्सी पर नहीं बिठाना चाहते थे, जो रोजमर्रा के प्रशासन में दखल दे।
वे एक परिपक्व और स्थिर व्यक्ति चाहते थे। अगर वे सक्रिय रूप से सरकार के फैसलों को पलटने लगें तो वो उस प्रधानमंत्री के सीधे जनादेश का अपमान होगा जिसे करोड़ों लोगों ने चुना है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये पद गरिमामय है और राष्ट्रपति को समानांतर सरकार नहीं चलानी चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, गरिमा का मतलब शक्तिहीनता नहीं होता। क्या आप उनकी वित्तीय शक्तियों को भूल गए? वित्तीय शक्तियां? हाँ, देश का बजट राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुति नहीं किया जा सकता। धन विधेयक भी उन्हीं की सिफारिश से पेश होता है। लेकिन ये फिर से एक प्रक्रियात्मक कदम है ना? मतलब क्या आज तक किसी राष्ट्रपति ने बजट पेश होने से रोका है? क्या वे कभी कहते हैं कि नहीं, मुझे आपका टैक्स स्लैब पसंद नहीं आया, ये बस एक फाइल है जिस पर उन्हें साइन करना है? वे बजट को रोकते नहीं हैं क्योंकि सरकारें संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर ही बजट बनाती हैं। लेकिन ये आवश्यकता ही सरकार के खजाने पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर राष्ट्रपति के नियंत्रण को स्थापित करती है। बिना राष्ट्रपति के प्रमुख की मंजूरी के आप एक पैसा नहीं निकाल सकते। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति को देखिए, अनुच्छेद 123। बिल्कुल, जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी विधायी शक्ति है। हाँ, लेकिन फिर वही बात, वो अध्यादेश भी मंत्रिमंडल की सलाह पर ही तैयार होता है। हमारी पूरी बहस बार बार इसी एक शब्द पर आकर सिमट जाती है, सलाह। भारतीय लोकतंत्र में हमने ब्रिटिश प्रणाली को अपनाया है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ वॉल्टर बैजहॉट ने कहा था कि क्राउन के पास 3 अधिकार हैं: सलाह देने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति भी यही करते हैं। दिन के अंत में उन्हें वही करना होता है जो निर्वाचित सरकार कहती है। ये पद संसदीय प्रणाली को बस एक स्थिर धुरी, एक स्टेबल एक्सेस प्रदान करने के लिए है। ये ब्रिटिश ताज के साथ तुलना अक्सर की जाती है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट से बहुत अलग है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि ब्रिटिश सम्राट एक वंशानुगत पद है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति एक निर्वाचित पद है। जब वो कोई चेतावनी देता है या किसी बिल को जेब वीटो के जरिए रोकता है तो उसमें बहुत अधिक राजनीतिक वजन होता है। तो अगर हम आज की इस गहन चर्चा को समेटने का प्रयास करें तो मेरा रुख अभी भी यही है कि सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली का एक गरिमामय लेकिन अंततः नाम मात्र का प्रमुख है। वह शासन के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता और ये लोकतंत्र के लिए सही भी है क्योंकि जनता सरकार को जवाबदेह ठहरा सकती है। और मैं अपने इस रुख पर कायम हूं कि सामान्य परिस्थितियां ही संविधान की पूरी कहानी नहीं है। भारत का राष्ट्रपति मात्र एक रबर स्टैंप नहीं है। वह वीटो शक्तियों और आपातकालीन अधिकारों से लैस एक ऐसा पद है जो एक फेल सेफ जनरेटर की तरह काम करता है। जब भी व्यवस्था लड़खड़ाती है तो राष्ट्रपति ही वह धुरी है जो देश को टूटने से बचाता है। मुझे लगता है कि इन तमाम असहमतियों के बावजूद हम दोनों इस एक बुनियादी सच्चाई पर पूरी तरह सहमत है कि भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति का पद अत्यंत आवश्यक है। भले ही हम इस बात पर बहस करते रहें कि उनकी शक्तियां कितनी सक्रिय हैं, लेकिन देश की स्थिरता के लिए इस पद का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 100%। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। यह पद पूरे संघीय ढांचे को एक सूत्र में पिरोकर रखता है। बिल्कुल। तो हमारे श्रोताओं, शायद भारतीय संविधान के निर्माताओं की बुद्धिमत्ता भी ठीक इसी में छिपी थी। उन्होंने जानबूझकर इस पद को ऐसा बनाया जहां कागजों पर शक्तियां अनंत दिखती हैं, लेकिन उनके प्रयोग में एक गहरे संयम की मांग की गई है। शायद हमारे संविधान में उन स्पष्ट, कठोर, सफेद रेखाओं का न होना कोई तकनीकी खामी नहीं है। शायद ये धुंधलापन ही वो लचीलापन है जो लोकतंत्र को टूटने से बचाता है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर विचार करना, सत्ता की ताकत और संयम के बीच के नाजुक संतुलन को समझना है।